Hello student, welcome to accountancy classes. Today we will learn about classification of liabilities into current और non-current liabilities. ओके, तो हम एक टेबल मैंने ड्रॉ की है यहाँ. इस टेबल की हेल्प से हम लाइबिलिटीज को करंट और नॉन करंट में क्लासीफाई करना सीखेंगे. ठीक है बेटा, देखो करंट लाइबिलिटीज जो है वो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि करंट लाइबिलिटीज होती है जिनकी पेमेंट विद इन 1 ईयर यानी कि विद इन 12 मंथ्स कर दी जाती है. लेकिन अभी जो आपको मैं बताने जा रही हूँ उसमें आपको अकाउंटिंग साइकिल के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करना होगा कि कौन सी लायबिलिटी जो है वो करंट है और कौन सी नॉन करंट है. ठीक है, क्योंकि कुछ लायबिलिटीज ऐसी भी होती है जिनका जो पेमेंट पीरियड है वो 12 मंथ से ज्यादा होता है लेकिन फिर भी उन्हें हम करंट लायबिलिटीज में रखते हैं. ओके, लेट अस डिस्कस. मैंने एक टेबल बनाई है यहाँ. फर्स्ट पार्टिकुलर्स में लिखा है ऑपरेटिंग साइकिल. यहाँ डिफरेंट ऑपरेटिंग साइकिल्स लिखे हुए हैं 9 मंथ, 10 मंथ, 10, 15 मंथ, 15 मंथ, 15 मंथ और 16. बेटा देखो कुछ टाइम जो है वो ऑपरेटिंग साइकिल 1 ईयर भी नहीं ले रही है. यहाँ आपको 3 ऑपरेटिंग साइकिल ऐसे दिख रही है जहाँ पे 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हो रहा है यानी कि 12 मंथ्स भी नहीं हो रहे हैं. ठीक है, और बाकी की जो ऑपरेटिंग साइकिल्स है वहां 15 और 16 मंथ को कैलकुलेट करना है. ओके, सेकेंड जो एक्सपेक्टेड पीरियड लिखा है उसमें एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड है कि यहाँ आप 10 मंथ किसी भी पेमेंट के लिए एक्सपेक्टेड टाइम मान के चल रहे हो कि 10 महीने में उसे पेमेंट कर दी जाएगी. देखो ऑपरेटिंग साइकिल 9 मंथ की है लेकिन पेमेंट 10 मंथ में एक्सपेक्टेड है. ओके, इसी तरीके से मैंने अलग अलग टाइम पीरियड जो है वहां पे शो किया है. ठीक है, तो बेटा क्लासिफिकेशन करने से पहले एक चीज तो माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि पेमेंट पीरियड शुड बी लेस देन ऑपरेटिंग साइकिल. ओके, जैसे ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो अगर 12 मंथ की है, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि अभी तक तो हम जो चीज पढ़ते आए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जिनका ऑपरेटिंग जो पीरियड होता है वो 12 मंथ का होता है, 12 मंथ में ही एक्सपेक्टेड पेमेंट होती है, उन्हें हम करंट लायबिलिटीज में इंक्लूड करते हैं. ठीक है, अब हमें क्या ध्यान रखना है, 12 को याद नहीं रखना है. अब हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल मान के चलेंगे. ठीक है, 12 तो है ही है, वो चीज आप भूलने का नहीं है, इस चीज को भूलना नहीं है कि भाई 12 के लिए मना कर दिया है कि 12 को ध्यान में नहीं रखना है. 12 मंथ का जो टाइम पीरियड है एक्सपेक्टेड वो तो हर एक के लिए करंट लायबिलिटीज को रखेगा ही रखेगा. ठीक है, जैसे मैं इसमें बताती हूँ, आपके पास यहाँ 12 के बारे में कुछ नहीं है, ना तो ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ की है और ना ही एक्सपेक्टेड पीरियड 12 मंथ का है. फिर भी यहाँ जो पेमेंट होगी उसे करंट लायबिलिटीज में माना जाएगा. क्यों? क्योंकि ये 1 साल से पहले पेमेंट की जानी है. ओके, 12 मंथ का जो टाइम है उससे पहले पेमेंट कर दी जानी है, तो यहाँ हमें ऑपरेटिंग साइकिल चेक करने की जरूरत नहीं है. ओके, एक्सपेक्टेड पीरियड अगर 12 मंथ से ज्यादा चला जाता है उस केस में हम ऑपरेटिंग साइकिल चेक करेंगे. ओके, जैसे यहाँ आपका पेमेंट पीरियड 12 मंथ है, फर्स्ट जो आपका कॉलम है वहां आपका ऑपरेटिंग पीरियड 9 मंथ, पेमेंट एक्सपेक्टेड 10 मंथ, बोथ आर लेस देन 12. ठीक है, तो उस केस में ये आ जाती है करंट लायबिलिटीज. ठीक है, सेकेंड इज 10, 12. देखो बेटा अभी बताया था मैंने कि एक्सपेक्टेड पीरियड अगर 12 मंथ है तो उस केस में वो करंट लायबिलिटीज की होगी, तो सेकेंड जो है वो भी करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा. अब चलते हैं थर्ड पे. थर्ड में समझने की चीज है. देखो थर्ड आपका जो है ऑपरेटिंग साइकिल दिखा रहा है 10 मंथ. ओके, और जो पेमेंट है एक्सपेक्टेड वो 14 जा रही है, 14 मंथ जा रही है. अगर यहाँ भी 12 मंथ होती तो ये करंट में आ सकता था, लेकिन ये 12 से भी ज्यादा है और इवन ऑपरेटिंग साइकिल से भी ज्यादा है. दोनों जो लिमिट है उन दोनों लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है एक्सपेक्टेड टाइम. ओके, फर्स्ट जो ऑपरेटिंग साइकिल है उससे भी ज्यादा जा रहा है, 12 मंथ की जो लिमिट रखी गई है उससे भी ज्यादा जा रहा है. तो ये जो थर्ड वाला जो पर्टिकुलर कॉलम लिया है मैंने, उस कॉलम को हम रखेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज में. ओके,
यानी कि जो थर्ड लायबिलिटी होगी वो नॉन करंट लायबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, ना तो पेमेंट पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल से कम है और ना ही 12 मंथ से कम है। ठीक है, यानी कि जो फिक्स की थी 12 मंथ की वो भी ज्यादा जा रही है, यहाँ पे 12 मंथ से ज्यादा टाइम जा रहा है और 10 महीने से तो ज्यादा है ही है। ओके, नेक्स्ट जो है फोर्थ पॉइंट में आपका पेमेंट पीरियड 12 मंथ है। आपको पेमेंट पीरियड देखना है बस। पेमेंट पीरियड अगर 12 मंथ है, एक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो 12 मंथ का है, ऑपरेटिंग अब कुछ भी रहे। अब यहाँ दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, ऑपरेटिंग जो है उससे भी कम है, ऑपरेटिंग साइकिल हमारा 15 मंथ का है, यानी कि हमारे जो अकाउंट्स क्लोज होंगे वो 15 मंथ में क्लोज होंगे, और बाकी जो ऑपरेटिंग एक्सपेक्टेड पेमेंट है वो भी 12 मंथ में पे कर दी जा रही है। तो दोनों ही केसेस में ये करंट लायबिलिटीज में इंक्लूड हो जाती है। नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट 15-30। ओके, तो यहाँ आपका जो 12 मंथ की लिमिट है उसे भी क्रॉस कर गया है। एक्सपेक्टेड टाइम 13 मंथ मीन्स 12 से ज्यादा जा रहा है। अब सेकेंड ऑप्शन पे जाते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ, ये भी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ 12 नहीं है, दूसरा यहाँ जो भी अमाउंट दिया है वो इससे कम है। ठीक है, अब हमारी ऑपरेटिंग साइकिल की एक कंडीशन पूरी नहीं हुई, 12 मंथ वाली नहीं हुई, लेकिन सेकंड जो मैंने यहाँ लिखी थी, पेमेंट पीरियड शुड बी लेस देन ऑपरेटिंग साइकिल, तो पेमेंट पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल से कम है। ओके, तो फिफ्थ वाला जो पॉइंट है वो भी करंट में आ जाएगा। नेक्स्ट सिक्स्थ, यहाँ हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ है और पेमेंट एक्सपेक्टेड 18 मंथ। ओके, तो ये ज्यादा जा रहा है, करंट नहीं है। दूसरा 12 मंथ की जो लिमिट है उसे भी क्रॉस कर रहा है, करंट नहीं है। मीन्स सिक्स्थ जो पॉइंट है वो नॉन करंट में आ जाता है। नेक्स्ट इज 16-15। ओके, तो जो हमारी 12 मंथ की लिमिट है वो तो क्रॉस कर गया, बट जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो ऑपरेटिंग साइकिल से कम है, और ये कंडीशन मैंने रखी है कि पेमेंट पीरियड शुड बी लेस देन ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, कम है, 16 मंथ ऑपरेटिंग साइकिल है और 15 मंथ एक्सपेक्टेड टाइम है, तो ये भी करंट लायबिलिटीज में लिखा जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज को क्लासिफाई करना है। फिर भी एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि हमें सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है। फर्स्ट तो जो 12 मंथ की कंडीशन अभी तक हम पढ़ते आए हैं उसे याद रखना है कि अगर आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम जो है वो 12 मंथ या इससे कम है तो उसे करंट में ही रखा जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि अगर 12 मंथ से ज्यादा चला जाता है, जैसा कि इन कंडीशंस में गया था, तो यहाँ हम देखेंगे ऑपरेटिंग साइकिल के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे कि वो जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो ऑपरेटिंग साइकिल से कम होना चाहिए। ओके, दैट्स द कंक्लूजन। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो तब तक के लिए